नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के लिए वे दिशा निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा स्पष्ट की गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के विषय में लिया गया है। इसका आशय है कि इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के कार्यपालिका और विधायिका के अंगों के साथ साथ सभी स्थानीय और लोक प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं। संविधान के ही अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होंगे। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। ये तत्व वैधानिक न होकर मात्र राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा नैतिक अधिकार मात्र हैं। ये तत्व न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पर लागू करते हैं और न ही जनता हेतु अधिकार या कर्तव्य के रूप में लागू हैं। ये तत्व मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य दिशा निर्देश हैं जिनके द्वारा राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हों। इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से ही हो सकता है। अब बात करते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में स्थान दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। अनुच्छेद 44 एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान करता है जिसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने को राज्य का कर्तव्य बताता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है।
जबकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान प्रदान करता है। वास्तव में देखा जाए तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी पर्याप्त रूप से विभिन्न हैं। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना की जाए तो निम्नानुसार वर्णन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार जहां राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं, वहीं राज्य को कुछ विशेष कृत्य करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य की सकारात्मक भूमिका और दायित्वों का वर्णन करते हैं तथा राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वह जन कल्याण हेतु विशिष्ट प्रयास करे। इसी प्रकार मूल अधिकार देश में राजनीतिक जनतंत्र स्थापित करने का प्रावधान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। मौलिक अधिकार जनता को प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व निर्देशात्मक हैं जो अधिकारों की चर्चा तो करते हैं परंतु वास्तव में देते कुछ नहीं हैं। इसी प्रकार मौलिक अधिकार वास्तव में वैधानिक उल्लेख है जिसके अनुसार इन्हें वैधानिक रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मात्र सामान्य भाषा में किया गया है। अब हम मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संबंध के बारे में भी जानते हैं। मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध अनेक मामलों में न्यायिक विवेचन का आधार रहा है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39ब तथा 39स सर्वाधिक विवादित रहे हैं। अनुच्छेद 39ब राज्य के संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करने का प्रावधान करता है कि उनका लाभ जनसंख्या के सभी भागों को प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 39स कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के केंद्रीकरण को रोके जाने का सुझाव देता है। यद्यपि अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्राप्त करने लायक तो नहीं बताता है, परंतु देश के शासन में उन्हें मौलिक रूप से निहित माना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को अपनी नीतियों तथा संसद द्वारा बनाए कानूनों में स्थान दे। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को संबंध के रूप में देखें तो न्यायालय ने इसके बारे में पर्याप्त व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। चंपकदुराई राजनवाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों की अधीनस्थ हैं तथा दोनों में विवाद होने पर मौलिक अधिकार ही प्रभावी होंगे। कामेश्वर सिंह बनाम बिहारवाद 1952 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों पर आश्रित नहीं है, अपितु इनका स्वतंत्र और निरपेक्ष अस्तित्व है। इसी प्रकार मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने समरसता एवं सहयोगात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के मध्य कोई संघर्ष नहीं है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो व्याख्याएं संभव हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करें, वहीं दूसरी व्याख्या उसमें विवाद बताए तो न्यायालय को दूसरी व्याख्या पर प्रथम व्याख्या को वरीयता देनी चाहिए। यदि मात्र एक व्याख्या संभव हो और जो नीति और निर्देशक तत्वों एवं अधिकारों में संघर्ष पैदा करे तो न्यायालय बाध्य होगा कि नीति निर्देशक तत्वों पर अधिकारों को वरीयता दे। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 3100 को जोड़ा गया, जो कि कहता है कि यदि कोई विधि पारित की जाती जो कि अनुच्छेद 39ब तथा अनुच्छेद 39स के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करती है, तो इस प्रक्रिया में यदि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 के अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। आखिर में देखें तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व भी जान लेना आवश्यक है। संविधान सभा में भाग 4 के महत्व पर प्रश्न किया गया तो उत्तर में कहा गया कि यह भाग ही व्यर्थ है क्योंकि ये तत्व कोई वैधानिकता नहीं रखते हैं। वास्तव में इन्हें परीक्षण गुब्बारे कहा गया जो कि सत्ता में विद्यमान सरकार की क्षमता का परीक्षण करते हैं। कुछ विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनका शैक्षणिक महत्व भी है। इस प्रकार आज के इस भाग के अंतर्गत हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले भाग में हम भारतीय संविधान के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।